हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट किया था कोलाइड्स के बारे में पढ़ना और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ा था। कोलाइड्स पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। ओके, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कोलाइड्स। ओके, सो देखते हैं इसमें जब व्हेन सर्टेन हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ओके, ध्यान रखो किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, हाइड्रोफिलिक colloids such as gum, gelatin, agar agar etc. are added to hydrophobic colloid. The stability of the latter is markedly increased. Okay, क्या कर रहे हैं हम, जब हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में हाइड्रोफिलिक सोल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो Now the addition of small amount of electrolytes। अब जब मैंने क्या किया है, हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफोबिक में क्या किया बेटा, ऐड कर दिया। अब इसके बाद में अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो डज नॉट, ओके क्या बोल रहा हूं मैं, डज नॉट कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, दिया हुआ हाइड्रोफिलिक को मैंने किसमें ऐड किया, हाइड्रोफोबिक सोल में। ठीक है, अब जनरली हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब कोएगुलेशन हो गया मतलब प्रोटेक्शन तो क्या हो गई, लेस है ना, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सोल क्या होगी बेटा, कम। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में यदि मैं हाइड्रोफिलिक को ऐड कर दूं किसमें, हाइड्रोफोबिक सोल में, तो उस कंडीशन में यदि मैं अब स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड करूंगा किसमें, हाइड्रोफोबिक सोल में, तो भी उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, डज नॉट कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। ओके, सो दीज एक्शन, ये जो एक्शंस हो रहा है द हाइड्रोफिलिक कोलॉइड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलॉइड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, किसके द्वारा, बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्शन कर दिया, मतलब वो इजीली कोएगुलेशन शो नहीं करेगा, इजीली उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, सो द हाइड्रोफिलिक कोलाइड को ऐड करने के बाद ही हाइड्रोफोबिक का कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन स्टॉप हुआ बेटा। ठीक है, सो जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है उसे हम क्या नाम देते हैं, इट्स अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ओके, क्योंकि उसी ने क्या किया था, हाइड्रोफोबिक को प्रोटेक्ट किया था फॉर द प्रेसिपिटेशन। ओके, सो जो आप हाइड्रोफिलिक यूज कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ओके, सो सिंपली वी कैन से दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोफिलिक इन हाइड्रोफोबिक for the prevention of precipitations. Okay, the particles of protected colloids, okay, जो particles क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हो, okay, so protected colloid get adsorbed on the particles of hydrophobic colloids। अब ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब प्रोटेक्शन हो क्यों गया, जब हमने क्या किया, हाइड्रोफिलिक को, है ना, प्रोटेक्टेड कोलाइड कौन हो गया आपका, प्रोटेक्टेड हाइड्रोफिलिक। ओके, सो ये क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा हम, ये एडजॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ओके, देखो अगर कोई हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स है तो उस हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसमें या तो कोई भी चार्ज होगा, चार्ज क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो मोस्टली, है ना, या नेगेटिव चार्ज हो। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स की, उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया, स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोफिलिक ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक ऐड करने के बाद में अब मैं क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में किसको ऐड कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स को। सो अब जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन से स्टॉप हो गया, उसका ज्यादा प्रोटेक्शन हो गया। तो वो कैसे हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होगा बेटा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, नहीं, दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, सो अगर कोलाइट पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे होगे आप, उस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा आपका, जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो नेगेटिव पार्ट क्या करेगा,
लायोफोबिक के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर देगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म कर देगा अराउंड द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। ओके, अब इसके बाद में क्या होगा भाई, अगर लेयर फॉर्म हो गई तो अब प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म हो गई अमाउंट इट। ओके, सो द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द प्रेसिपिटिंग आयंस फ्रॉम द कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब इसके कांटेक्ट में आए। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लेयर बन गई तो इससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर्स बाय प्रोटेक्टेड कोलाइड्स। प्रोटेक्टेड कोलाइड्स किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोफिलिक वाले चीज है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, ये हमारा कौन सा हो गया, ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये कैसा है आपका लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, पार्टिकल्स जो इसमें अब इसमें ऐड किए जो आपने, तो लायोफिलिक कोलाइड्स पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो रेड वाला हिस्सा है वो कौन सा हो गया आपका, लायोफिलिक कोलाइड्स वाली चीज है। ठीक है, अब गोल्ड नंबर, इससे बेटा हमें याद ही रखना है डेफिनेशन। ठीक है, याद कैसे रखना है, क्या चीजें कर रहे हैं, किसके लिए है ये। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन, तो कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में आप उसे यूज करेंगे, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोल्ड नंबर्स। ठीक है, सो द पावर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, द पावर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट्स द नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो गोल्ड नंबर वही चीज है कि कितनी होगी। ठीक है, सो जिग्मोंडी ने क्या किया था, इसको डिफाइन किया था, और इनके अकॉर्डिंग गोल्ड नंबर क्या है, ये डेफिनेशन है बेटा, याद रखना करना है। ठीक है, क्या याद करना है हमें, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, नंबर ऑफ मिलीग्राम of the protective colloids which must be added to 10 cc of a given gold sol so as to just prevent its precipitation by adding 1 cc of 10% NaCl solution। okay, 10% NaCl solutions में कितना आप क्या करें, ऐड, ताकि वो क्या कर सके, उसको प्रोटेक्टिंग। ओके, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, ये याद रखने वाली चीज है बेटा यहां पर, स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर द प्रोटेक्टिव पावर, हायर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ कोलाइड्स। ओके, जितनी कम संख्या होगी किसकी, गोल्ड नंबर की, मतलब जितना कम अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें प्रोटेक्टिंग पावर्स होगी। ठीक है, अब ये कुछ संख्या, कुछ डिजिट जो हमें क्या करना है, याद रखना है थोड़ा। ठीक है, जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन सा हो गया आपका, हीमोग्लोबिन, है ना, इसमें गोल्ड नंबर होता है 0.03 to 0.07 के अराउंड। ठीक है, स्टार्च 15 to 25, गम अरेबिक 15 to 25, जिलेटिन 0.005 to 0.1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन होगा, जिसकी गोल्ड नंबर क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक और डेफिनेशन याद रखना है बेटा हमें, कोंगो रॉबिन नंबर्स, है ना, ये भी वही सेम चीजें ही हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन mg, है ना, वहां पे किसमें था, मिलीग्राम में, यहां भी है mg, विच प्रिवेंट कलर चेंज, किसकी बात कर रहे हैं अपन, विच प्रिवेंट द कलर चेंज इन 100 ml ऑफ 0.01% कोंगो रॉबिन डाई solution which 0.16 gram equivalent of KCl is added when observed after 10 to 50 minutes। ओके, ये भी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इससे भी हमें क्या करना है, लर्न ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन। ओके, दोनों ही सेम है। ठीक है, अब कोएगुलेशन मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो कोलाइडल सोल्स हैं, है ना, कोलाइडल सोल्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है,
अब स्टेबल होते हैं क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। कोलाइडल जो सोल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाइडल सोल्स आर स्टेबल। ओके, सो ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ओके, so because of the electric repulsion the particles do not come close to one another to form a precipitate। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सेम चार्ज होगा कोलाइडल सोल्स पे, क्या होगा? सेम चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यदि मैं बोल रहा हूं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले सारे कोलाइड पार्टिकल्स होंगे सोल में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? रिपल, है ना, कंटिन्यूअसली, क्योंकि सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे। सो उस रिपल्शन के कारण क्या होंगे? ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द रिपल्शन जो कोलाइडल सोल में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, है ना। अगर पास आए तो ये रिपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, सेम ड्यू टू सेम चार्ज है। सो इसके कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास नहीं आते, मतलब प्रेसिपिटेट इजीली नहीं हो पाते। इसीलिए हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ चार्ज, अब मैं क्या करूं? इस चार्ज को रिमूवल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ चार्ज बाय एनी मीन्स will lead to the aggregations, okay, it lead to the aggregation of particles and as precipitation will occurs immediately। ठीक, अब यदि मैं इसमें से एक चार्ज को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, तो उस कंडीशन में वो क्या होंगे? एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर पास में आ रहे तो लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे तो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू दी ग्रेविटी। ठीक है, सो उस कंडीशन में आप उस पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? यही जो प्रोसेस है आपकी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? उनको एग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट करके किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, सो दिस प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इन अ सोल आर प्रेसिपिटेटेड इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? कोएगुलेशंस बोल रहे हैं। ठीक है, द कोएगुलेटेड पार्टिकल्स इंस्टेंट ऑफ सेटिंग एट द बॉटम, ये तो पता है हमें चीजें, ऑफ द कंटेनर एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, द कोएगुलेशन इज कॉल्ड फ्लोकुलेशंस। उस कंडीशन में उसे हम क्या नाम देंगे? फ्लोकुलेशन। देखिए, अगर कोलाइडल सोल्स में दोनों चीजें प्रेजेंट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तब जब उस कंडीशन में जब क्या होगा? वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, जब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? एग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, सो उस कंडीशन में जो हमारे डिस्पर्स फेज वाली चीजें हैं वो तो क्या हो रही है? सेटल डाउन हो रही है एट द कंटेनर। देखें, अब अपर पार्ट में क्या होगा? जो भी आपने फेज ली हुई होगी, ठीक है ना, फेज कौन सी होगी आपकी? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सो अपर लेवल पे कौन आ जाएगा? आपका डिस्पर्जन मीडियम। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किया। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं इन द लायोफिलिक सोल्स में, क्या करेंगे? वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस एग्रीगेशंस के कारण जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कोएगुलेशन। ओके, अब मेथड ऑफ कोएगुलेटिंग ए सोल्स, आप किस तरह से कोलाइडल सोल्स को क्या कर सकते हो? कोएगुलेशंस कर सकते हो। तो क्या करना रहता है हमें? सिंपली फर्स्ट मेथड हमारी कौन सी? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप क्या करें? इलेक्ट्रोलाइट्स को उसमें ऐड कर दें। ठीक है, अब दिस मेथड इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड टू द सोल्स व्हिच कॉज प्रेसिपिटेशन। ये तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करने से किस तरह से प्रेसिपिटेशन वाली चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू चार्ज। अब ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स टेक अप द आयंस whose charge are opposite to that on colloidal particles। ठीक है, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट्स पे दोनों चीजें प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी दोनों चीजें? पॉजिटिव वाली भी होगी और नेगेटिव वाली भी होगी। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, ब्रेकडाउन होगा इसमें से। अब कोलाइडल सोल्स में कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक,
अगर मैं मान रहा हूं कि जो कोलाइडल फेज में है ना, डिस्पर्स फेज पे चार्ज अगर पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब नेगेटिव पार्ट अगर अट्रैक्ट हुआ तो धीरे धीरे वो क्या होगा, अटैच होते जाएगा। सो साइज क्या होगा बेटा उस कंडीशन में, साइज या पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल में। अब जैसे इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल टेक अप द आयन, वो चार्ज आर अपोजिट टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, से जस्ट अपोजिट चलने वाले चार्ज से। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ आर्सेनियस, और लेट्स सी द एग्जांपल है, इन केस ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सोल। अब आर्सेनियस सल्फाइड सोल पे जो चार्ज होता है वो बेटा कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज। याद रखो इस चीज को, आर्सेनियस सल्फाइड सोल पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब कोएगुलेशन टेक्स प्लेस बाय एडिंग BaCl2। ठीक है, अगर आप BaCl2 को ब्रेक डाउन करोगे तो Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द आर्सेनियस सल्फाइड सोल्ट टेक अप द बेरियम आयंस। है ना, नेगेटिव चार्ज है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आपका बेरियम पॉजिटिव वाला चार्ज। जो इलेक्ट्रोलाइट्स पे कौन सा है आपका, बेरियम पॉजिटिव वाला चार्ज। ओके, सो रिजल्टिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल्स। ओके, तो क्या हो जाएगा उसमें, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो मिनिमम अमाउंट आप ऐड कर रहे हो किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना हमें, बहुत ही कम, मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट required to cause precipitation of 1 liter of colloidal solution is called coagulation value और flocculation value। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन के लिए किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब कितनी अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, जितना भी आप क्या कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो फॉर द प्रेसिपिटेशन। सो जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फॉर द सोल्स। ओके, सो द रेसिप्रोकल, ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज द कोएगुलेटिंग पावर। ठीक है, उसी का आप क्या ले ले, रेसिप्रोकल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेटिंग पावर्स। ओके, द कोएगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको समझाया था किसने बेटा, हार्डे एंड सुल्जे, लिंडर एंड पिटकॉन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि जो भी हाइड्रोफोबिक सोल्स हैं उनकी स्टडी करी इनने कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक सोल में ऐड करने पर क्या कर देते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इनके बेसिस पर उन्होंने एक रूल्स दिया था, द रूल्स इज नोन एज हार्डे सुल्जे लॉ या रूल्स। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब कैसा, उन्होंने बोला दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला ग्रेटर द वैलेंसी, ओके, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस। अब एक्टिव आयंस कौन से होंगे, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उन इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अब एक्टिव आयन मतलब सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, जरा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो एक्टिव आयन ग्रेटर इज द पावर कॉज कोएगुलेशन। ओके, एक्टिव आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उस पे पावर कितना है ना, लाइक +3 +2 +1। ठीक है, ऐसे ही आप माइनस में भी ले सकते हो। ठीक है, -4 -3 -2 और -1। तो जितना ज्यादा चार्ज उतने ही ज्यादा क्या होगी, उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी हो गई, FeCN4। माइनस कितना है इस पे चार्ज, -4 है। ठीक है, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सेम किस में होगा आपका, पॉजिटिव वाले में भी। L +3 है तो प्लस चार्ज क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, सो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो कोएगुलेटिंग पावर्स क्या होगी, उसी के ऑर्डर्स में इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा चार्ज, अब चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज हो बेटा या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, सो कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, BaCl2 या फिर LaNO3 ट्राई सिल्वर सोल आर 30, 0.4 एंड 0.003 मिलीमोल्स पर लीटर। दिख रहा है हमें। NaCl के लिए बात करूं तो कितनी दिख रही है, 30।
ठीक है, ml। और अगर BaCl2 के केस में बात करें तो 0.5 कितना डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर NaCl में क्या है, +1 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर BaCl2 के केस में कितना हो रहा है, +2 चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। तो जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी कोएगुलेशन पावर, और उतना ही कम अमाउंट में वो रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए NaCl की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और La की रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत कम है। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज द कोएगुलेटिंग पावर और फ्लोकुलेटिंग पावर। ओके, जितना ज्यादा चार्ज उतने ही ज्यादा। ठीक, अब ये एक स्टैंडर्ड टेबल जो हमें क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था किसकी कितनी कोएगुलेटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है और उनकी क्या गिवन है, कोएगुलेटिंग वैल्यू। ओके, सो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू किसकी आ रही है आपकी, NaCl की। कितनी है, अराउंड 52। और सबसे कम K फॉर एफिशिएंट 6 कितनी है, 0.085। ये कोएगुलेशन वैल्यू से। ठीक, सो ये हमें याद रखना है, सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, जिसकी जितना ज्यादा चार्ज उतने ही ज्यादा क्या होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा बेटा, कोएगुलेशंस करेगा। ठीक, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग कि किसका सबसे ज्यादा चार्ज है या किसकी सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर है, तो आपको सिंपल ही क्या करना है, उस पर चार्ज आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही कम उसकी क्या होगी, कोएगुलेशन वैल्यू होगी इन ml। ओके, सो NaCl में कितनी है, 52, KCl में 51, BaCl2। देखिए अब चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 हो गया, तो 0.69 हो गई। ठीक है, अगेन प्लस प्लस वाली चीजें हैं। ठीक है, 0.022, 0.093 किस केस में, AlCl थी, तो एक 0 पॉइंट और इंक्रीज हो गया आपका ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ही KCl है ना, K2Cr O3 है ना, इन सभी की क्या गिवन से आपकी कोएगुलेशन वैल्यूज गिवन है पर मोल या मिलीमोल्स पर लीटर। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं उसमें। ठीक, ये आर्सेनिक सल्फाइड के लिए और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट्स के लिए। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में पॉजिटिव, आर्सेनियस में कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों के चार्ज भी हमें याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सो आज अभी तक यही करते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर इमल्शन से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके।